ठीक है, ओके चलें। दिस इज मार्च 22 पेपर 2। ठीक है, देयर इज ओनली वन वेरिएंट इन मार्च, सो उसका कोई दूसरा, यूजुअली दिस वेरिएंट इज कॉल्ड वेरिएंट P22, सो मार्च 21 वेरिएंट P22। ठीक है, पेपर 2। Okay, the rate of chemical reaction is affected by changes in temperature and pressure. Draw a curve on the axis to show the Boltzmann distribution of energy of particles in a sample of gaseous krypton atoms at a given temperature. Label the curve T1. अच्छा, जो इसका जो कर्व बनता है किसी भी गैस के पार्टिकल्स का is like this, where some particles have low energy, some have moderate amount of energy, and the others have large amount of energy. ठीक है, ये number of particles on y-axis, energy on x-axis. Okay. अच्छा जी, now they say on the diagram in A part to draw a second curve to show the distribution of energies of krypton atoms at a higher temperature. Okay, what happens when you increase the temperature किसी भी गैस का या reactants का? So what happens is the curve becomes flatter and shifts towards right. थोड़ा सा flat हो जाता है और right shift हो जाता है, right shift like this, shift towards left, right like this. अच्छा, इसमें now you have to take care of one thing. इसको let's at higher temperature, ये higher temperature पर है, इसको हमने T2 लेबल कर दिया, और जो lower temperature पर है इसको हमने T1 लेबल कर दिया। अच्छा देखो, इस बस एक दफा रिकॉल कर लो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ये कर्व मजीद फ्लैट होता जाएगा और राइट पे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, which means कि more number of particles have high energy, यानी ज्यादा पार्टिकल जो है वो हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना बच्चों कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है ना दोनों का, वो सेम रहना चाहिए। तो अपेरेंटली दिखाई ऐसे देना चाहिए कि रेड वाला जो कर्व लोअर टेम्परेचर पर है और जो ब्लैक वाला कर्व हायर टेम्परेचर पर है, दोनों का एरिया सेम। ऐसा ना हो कि एक का एरिया बहुत बड़ा नजर आ रहा हो और एक का एरिया जो है ना वो आपको छोटा नजर आ रहा हो। दोनों का एरिया जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम। बिल्कुल इदारे मेजर तो नहीं करोगे, बट दिखने में सेम लगना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी। अच्छा चलें। The Boltzmann distribution assumes that the particle behave as an ideal gas. State two assumptions of the kinetic theory as applied to an ideal gas. Guys, ये तो आपने assumption learn कर ली होगी। मैंने आपसे कहा था कि दो assumptions बहुत important हैं। पहली, there are no forces between the particles. ठीक है, और दूसरा, the volume of particle is negligible. अच्छा, negligible के आगे ना ब्रैकेट में आप जीरो भी लिख सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इनका पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं होता कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, या आपने आइडियल गैसेस के अंदर जो मैंने अजम्पशंस आपको लिखवाई थी, प्लीज वहां उसके नोट्स खोलें, उसके अंदर ये अजम्पशंस याद करनी है आप लोगों को। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होती हैं कि देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, और दूसरा ये कि द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, एक और भी होती है, द कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये भी एक है, बट सबसे ज्यादा जो ना ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे ज्यादा ये दो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों से कहता हूँ प्रेफर करो इन दोनों को लिखना। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल द असम्पशंस। चलो नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, 2 grams of krypton is placed in a 500 dm³ container at 120। आपको मास दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल ऑफ krypton in the container. Assume krypton behaves like an ideal gas. Show your working. देखो, आइडियल गैस की तरह से लिख दिया ना, तो इसका मतलब है आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, which is PV is equal to nRT। देखो, ये फॉर्मूला तुम तभी इस्तेमाल करते हो जब गैस आइडियल होती है या जब हम अज्यूम करते हैं कि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होती है।
अगर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव ना कर रही हो तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इस फार्मूले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए अभी देखते हैं। पहले जरा मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लूं। पीवी मोल्स की जगह मैं मास अपॉन एमआर या एआर लिख रहा हूं, क्योंकि मास गिवन है ना क्रिप्टॉन का, तो मैं डायरेक्टली मास और एयर को यूज करके मोल्स निकाल लूंगा। तो बजाय इसके पहले मोल्स निकालूं फिर पुट करूं, मैं यहाँ डायरेक्टली करूंगा आर एन टी। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर मुझे निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब में गिवन है, लेकिन इसमें मीटर क्यूब में पुट करना होता है। प्लीज बी केयरफुल, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट करना होता है। तो 5 डीएम क्यूब को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 पावर -3, ठीक है, ये मीटर क्यूब है। अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो 10 की पावर -6 होता। ये बात याद रखिएगा। ये 1 डीएम क्यूब इज 10 की पावर, अच्छा 1 डीएम जो होता है ना वो 10 की पावर -1 होता है ना, तो क्यूब कर दोगे तो उधर भी क्यूब हो जाएगा। एक डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर होता है, तो एक डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर, ठीक है, -3। अच्छा जी, मास कितना गिवन है? 2 ग्राम्स। क्रिप्टॉन का एआर आप जाके पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, ठीक है, इट्स 83.8। आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.31। टेम्परेचर 120 सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर के वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, टेम्परेचर इज इन केल्विन्स, मास इज इन ग्राम्स, और जो प्रेशर कैलकुलेट होकर आएगा वो फिर पास्कल में आएगा, ठीक, 15,600 पास्कल्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको ये? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, state and explain the conditions at which krypton behaves most like an ideal gas। बच्चों, स्टेट कोई भी गैस, रेल गैस, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ये भी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस स्टेट में पढ़ा था। क्यों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऊपर से आप पुश नहीं कर रहे, वर्क बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। टेम्परेचर हाई का मतलब है किनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ही बहुत ज्यादा है। देखो, इन दो कंडीशन से एक्चुअली आप अचीव क्या करते हैं कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट। और पार्टिकल्स याद रखो जितनी दूर दूर होंगे ना वो आइडियल की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना दूर होंगे उनके दरमियान फोर्सेस कम होंगी, जितना वो दूर होंगे गैस का वॉल्यूम बड़ा होगा, और यही तो आइडियल गैस के assumptions हैं। सो इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन दीज कंडीशंस particles are far apart and gas is close to ideal gas assumptions, ठीक है। तो हमने assumption यही की थी ना कि there are no forces, तो जाहिर है जितना दूर दूर होंगे उनके दरमियान फोर्सेस उतनी कम होगी, जितनी कम होगी उतना वो आइडियल के करीब आएगा। तो जितना तुम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर करोगे गैस पार्टिकल दूर होंगे। तो याद रखना, बस एक बॉटम लाइन बता रहा हूँ कि कोई भी कंडीशन जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे वो आइडियल के करीब होगी। तो आइडियल बिहेव करने के लिए आप गैस के पार्टिकल को जितना पॉसिबली दूर ले जा सकते हैं उतना ले जाएं, जितना दूर होंगे उतना आइडियल के करीब होगी, ठीक है। चलिए चलो भाई अब इस सवाल को देखो। Krypton reacts with fluorine in the presence of ultraviolet light to make krypton difluoride। अच्छा, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है krypton difluoride का। The activation energy is +385. The enthalpy change of formation is 60.2 kilojoules per mole, ठीक है। Use this information to complete the reaction profile diagram for the formation of KrF2, label activation and delta H। देखो बेटा, प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि वो एंडो है या एक्सो है। ऑफ कोर्स तुम्हें नजर आ रहा है कि वो एंडो है। कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि उसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है रिएक्शन का। जब डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में
आपको मालूम है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, तो आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट से लेके जो ऊपर मैक्सिमम हाइट है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंड क्या कोई मैसेज कर रहा है बच्चा, किसी ने मैसेज किया है, एक सेकेंड, ओके। और डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट, अच्छा क्योंकि एंडो है तो इसका एरो ऊपर होगा, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट, दिस इज डेल्टा एच। अच्छा प्रोडक्ट इसका, ठीक है, ये पॉजिटिव है डेल्टा एच, आपको पता है पॉजिटिव डेल्टा एच का एरो ऊपर होता है, ठीक है, नेगेटिव का नीचे होता है। सो ये आपका जो है वो हो गया, आपने इसका रिएक्शन पाथवे करके, ठीक है, ये रिएक्टेंट से लेके यहां से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। Explain in terms of the activation energy and the collision of particle how an increase in temperature affects the rate of a reaction। अच्छा बच्चों, मैंने देखा है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर अक्सर आप लोग जो है ना वो बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, when temperature increases, आपको पहले काइनेटिक एनर्जी का लिखना है, द काइनेटिक एनर्जी, और अच्छा पूरा लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी, मैं जरा टाइम बचाने के लिए ई के लिख रहा हूँ, ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट collisions, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंड मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और जाहिर है जितने ज्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी द रेट ऑफ रिएक्शन हेंस इंक्रीजेस। तो आप देखें इसके अंदर आपने कोलिजन्स का भी जिक्र कर दिया, पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाने से बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपने बताया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब यह है कि आप ज्यादा पार्टिकल को जोर जोर से टकराते हैं, तो जाहिर है अब पार्टिकल्स के पास पहले से ज्यादा एनर्जी होती है, सो मोर पार्टिकल हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिएक्शन होने के लिए चाहिए होती है, तो अब जब ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट होगा, ओके। चलो बच्चों ये हो गया, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूरा हुआ है, इट वाज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जिसके अंदर उसने इनऑर्गेनिक के डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करके बनाया, ग्रुप 7 पे ये डिपेंड करता है। अच्छा चलो अब देखो इसका वंस अगेन, अब आपने इनऑर्गेनिक का रिवाइज की हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। Cl2 is reactive yellow green gas, it is a strong oxidizing agent, state how Cl2 is used in water purification। ये क्या करता है, it kills the harmful microorganisms। बेसिकली मैं आपको जरा बता दूं, ये मैंने आपको बताया था कि जो Cl2 है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके दो एसिड्स बनाता है, एक HCl और दूसरा HOCl। ये जो HOCl होता है ना ये किल करता है, ठीक है, HOCl ये kills microorganisms, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गया। सो ये बेसिकली ये वाटर में जाके ये काम करता है, ओके। चलो 1 मार्क का था तो सिर्फ अगर आप ये भी लिख देते हैं कि हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल गेट द मार्क्स। अच्छा क्लोरीन हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड 3 elements from sodium to chlorine, construct an equation for the first ionization energy of chlorine। यार ये तो आई थिंक सबके लिए आसान है, तो जब
1 मोल गैसियस एटम का लो, ठीक है, उसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर लें, तो ये ठीक है, इसकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। चलो आगे बढ़ो। एक्सप्लेन व्हाई द जनरल इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जनरल इंक्रीज की वजह होती है अक्रॉस द पीरियड जो नेट न्यूक्लियर चार्ज या पुल बढ़ता है। नेट न्यूक्लियर चार्ज या पुल बढ़ने से रेडियस डिक्रीज होता है। देखो, सो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने तीनों का लिख दिया, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग कांस्टेंट रहती है। देयरफॉर मैं पढ़ा था नेट न्यूक्लियर चार्ज और पुल इंक्रीजेस ऑन, अच्छा इधर एक ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज, अच्छा ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So net nuclear charge or pull on valence electron increases, resulting in increase in ionization energy. ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होते अक्रॉस द पीरियड। याद होगा आपको, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और शील्डिंग का मतलब होता है रिपल्जन फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो चेंज नहीं होती। तो अगर रिपल्जन चेंज नहीं होगी लेकिन अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हम ये कहेंगे नेट पुल तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन चेंज नहीं हो रही। तो जब प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे पुल बढ़ता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे जब पुल बढ़ेगा तो फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, तो ये इसके आसान पार्ट्स हैं। अब यहाँ से जरा थोड़ा सा ये टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाते हैं। अब उसने कहा था हैलाइड आयंस ClBrI show clear trend in the physical and chemical properties. State and explain the relative thermal stability. बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है HF, वो लिस्ट में शामिल नहीं है, फिर उसके बाद HCl, फिर उसके बाद HBr। स्टेबल का मतलब है सबसे मुश्किल से टूटेगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी जी? अच्छा HF, फिर HI सबसे वीक होता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लॉन्गर होता जाता है। क्लोरीन का रेडियस छोटा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का उससे भी बड़ा है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो फासला होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। सो भाई पूरी बात को कंक्लूड करते हैं। जैसे जैसे आप HCl, अच्छा इसमें HCl है ना, इसने F नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको HCl, जैसे जैसे आप समझें HCl को कंपेयर करते हैं HBr से, Br का रेडियस बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन और Br की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है। जितनी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, बॉन्ड उतना वीक होता है। फिर और नीचे आ जाए, आयोडाइड का रेडियस और बड़ा होता है, तो उसका बॉन्ड लेंथ और लॉन्गर होती है। जितनी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, उतना बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ठीक है, आसानी से टूट जाता है। ओके, आगे बढ़े। The halide ion reacts easily with concentrated sulfuric acid. The main sulfur containing product of each reaction is shown. ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें तो आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कैलकुलेट कर लो जरा जल्दी से। अच्छा देखो, ये तो है HSO4 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। अच्छा मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ना, पहले देखें। HSO4 माइनस, पूरे का -1, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 4, सल्फर को x कर देते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा +6। फिर SO2 पूरे का 0 और H2S पूरे का 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 2 +x, x की वैल्यू +4। H2S में पूरे कंपाउंड का 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, एक हाइड्रोजन का होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी +2। ठीक है, तो +6 +4 सॉरी -2 +2 कह रहा हूँ, -2
तो ये मैंने जाके टेबल में लिख दिया, +6 +4 एंड -2। ठीक है, अब आ जाए, एक्सप्लेन व्हाई different sulfur containing products are produced when each of the halide reacts with concentrated H2SO4। देखो बच्चों, हैलोजन में ना ये जो H2SO4 का रिएक्शन है ना हैलाइड आयंस के साथ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर सबसे ज्यादा ये देता है और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन भी इसी पे देता है। तो ग्रुप 17 में जब आप ग्रुप 17 का रिवीजन करें, प्लीज मेक श्योर कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का, आप देखिएगा नोट्स में NaCl, NaBr और Na के साथ मैंने इसका रिएक्शन आपको लिखा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से याद करना, सारे इसके रीजन, फैक्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आता भी है एग्जाम में सबसे ज्यादा और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। देखो, सबसे पहले Cl माइनस, Br माइनस और आयोडाइड माइनस, इनमें सबसे रिएक्टिव होता है I माइनस, यानी सबसे आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है I माइनस। ठीक है, ये लूज करके जाहिर है ये आयोडीन बन जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाते हैं। लेकिन आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए कि आयोडाइड सबसे रिएक्टिव होते हैं तीनों में से। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, द एबिलिटी ऑफ टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है यानी टू ऑक्सीडाइज, वो इंक्रीज होती है फ्रॉम क्लोराइड टू ब्रोमाइड टू आयोडाइड। ठीक है, बस यही वजह है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। सबसे देखो, ये जो हैलाइड आयंस होते हैं ना, एक दफा मैं आपको ये बता दूं, ये जो हैलाइड आयंस होते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो I माइनस है। I माइनस इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि सब एक मार्क का है, जिसमें ज़ाहिर है मैं इतनी कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखूंगा, तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये सल्फर को सबसे ज्यादा रिड्यूस करता है। आप देखें, सल्फर का सबसे ज्यादा जो चेंज आया है वो आयोडाइड के साथ आया ऑक्सीडेशन नंबर में, फिर उससे कम चेंज जो है ना वो Br में आया, फिर उससे कम चेंज Cl में आया। तो सबसे छोटा देखें ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो आयोडाइड आयंस में, उसकी वजह है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। ठीक है, Br उससे कम करते हैं और जो है वो ये उससे कम कर। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में क्या है, जरा H2SO4 से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ H2SO4 का, H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर ये इसका है ना, यहाँ पर पूरे कंपाउंड का 0 -2, एक ऑक्सीजन का 4 प्लस x प्लस एक का +1 × 2, तो ये हो गया 2 प्लस x, ये हो गया -8 = 0, तो ये हो जाएगा x -6, तो ये हो जाएगा x = +6। तो देखो H2SO4 में का +6 है, तो क्लोराइड में तो कोई चेंज ही नहीं आया, सल्फर का वो वही रहा, लेकिन ब्रोमाइड के साथ 2 का चेंज आया, आयोडाइड के साथ सबसे ज्यादा चेंज आया है, एक्चुअली 8 का चेंज आया है, 8 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन तीनों में से वो I माइनस है। इस वजह से उसने H2SO4 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा चेंज किया है। ओके, चलें, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये तो हमने बता दिया आपको। अगला चलिए, ये तो आंसर मैंने आपको लिखवा दिया ना, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी दैट इज टू ऑक्सीडाइज, इंक्रीज फ्रॉम। चलिए ठीक है, चलें अब आइए इधर। Cl2 reacts with aqueous sodium hydroxide in a disproportionation reaction। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें एक ही पार्टिकल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है।
यानी सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है इन अ रिएक्शन. ओके, राइट इन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. बच्चों ये तो आपको याद होना चाहिए, क्लोरीन जब एक्वस कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl NaClO प्लस वाटर. बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे. ये इक्वेशन आपको कोल्ड डाइल्यूट के साथ और हॉट कंसंट्रेटेड के साथ, ये तो रिएक्शंस बच्चों आपको रटे हुए होने चाहिए. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन एग्जिस्ट as a gaseous molecule Al2Cl6 dimer. The molecule contains coordinate bond. Draw a diagram that clearly shows all types of bonds present in Al2Cl6. देखो इसको तुम दो इसका डॉट क्लॉज डायग्राम भी बना सकते हो या लाइन डायग्राम भी बना सकते हो. अगर आपको याद हो तो इसके अंदर एक डेटिव बॉन्ड होता है. देखो मैं याद दिला दूं, ये एक एल्यूमिनियम है, इसके साथ 3 क्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था. ये 3 क्लोरीन, ये है AlCl3. लेकिन जब डायमर बनता है ना तो एक और AlCl3, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, उसका एक क्लोरीन पूरा पेयर शेयर कर लेता है एल्यूमिनियम के साथ. इसको कहते हैं डेटिव बॉन्डिंग. ये ओके, इसमें अच्छा इसको मैं और करके यूं भी बना दूं. देखो इसको, ये 1 2 3 क्लोरीन है. एक दूसरा एल्यूमिनियम है, इसका एक क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन. ये 2 अलग अलग समझो, AlCl3 2 अलग अलग है. इसका एक क्लोरीन अपना पूरा पेयर इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है और इसका क्लोरीन पूरा पेयर अपना इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है. इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं. याद है ना? ठीक है, ये एल्यूमिनियम इसका ये एल्यूमिनियम. ठीक है, ये आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं. आप ये बनाएं या ये बनाएं, एग्जामिनर दोनों करेक्ट कर देगा. आई प्रेफर कि आप ये वाला बना दें, इसमें इसके अंदर बॉन्ड शो कर रहे हैं. उसमें क्या अपना ड्रॉ डायग्राम दैट क्लियरली शोज ऑल द टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो इसके अंदर जो लाइन है वो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का है और एक क्लोरीन का है. और जो इसके अंदर एरो है वो डेटिव बॉन्ड शो कर रहा है. इसका मतलब एक क्लोरीन अपना पूरा पेयर एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर रहा है. तो इसमें 2 डेटिव बॉन्ड होते हैं. ठीक है, AlCl3 के बीच में. चले आगे बढ़े जी. नेक्स्ट, describe what you would see when solid aluminum chloride reacts with water. देखो, पहली बात ये कि जब AlCl3 को आप पानी में डालेंगे तो उसके कहते हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. बच्चों इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस. पानी के साथ जब कोई चीज रिएक्ट करती है, ब्रेक डाउन होती है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. इसका एक प्रोडक्ट तुम्हें याद है, इसके अंदर बनता था HCl. जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो बनेगा HCl, तो मिस्टी वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl. ठीक है, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करके तो एल्यूमिनियम क्लोराइड डिसअपियर हो जाएगा. एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड डिसअपियर डिसॉल्व्स. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन अगर आपको इसके दायरे याद हैं तो फिर आप ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो HCl होता है ना वो गैस बनता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Part F, 0.2 mole of element Z reacts with excess chlorine to form 0.02 moles of liquid chloride. अच्छा, देखो लिक्विड क्लोराइड जो होती है ना, ये अब बड़ा ट्रिकी केस है. देखते हैं. लिक्विड क्लोराइड आप एक्सपेक्ट करें कि आयनिक तो नहीं हो सकती, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट सॉलिड होती है. सो अगर ये लिक्विड क्लोराइड है ना तो इसका मतलब है कि ये सिंपल मॉलिक्यूलर है और कोवेलेंट है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते. तो यू एक्सपेक्ट दिस कंपाउंड टू बी सिंपल मॉलिक्यूलर. और इसकी टिपिकल एग्जांपल है SiCl4. आपको याद है सिलिकॉन का जो क्लोराइड होता है, मैंने आपसे कहा था वो सिंपल मॉलिक्यूलर होता है. मैं सिलिकॉन ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा, SiO2 की बात नहीं कर रहा, वो जॉइंट मॉलिक्यूलर होता है. मैं सिलिकॉन क्लोराइड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, वो सिंपल मॉलिक्यूलर होता है. चलो बाहर देखते हैं. द लिक्विड क्लोराइड हैज अ फॉर्मूला
ZClN where N is an integer. अच्छा हमें नहीं पता, sorry, where N is an integer. ZClN reacts vigorously with water at room temperature to give an acidic solution and a white solid. अच्छा, okay. Acidic solution and a white solid. Okay. अच्छा, let's see. When excess silver nitrate is added to the solution, AgCl forms. अच्छा, when excess silver nitrate is added, AgCl forms. State the type of bonding and structure. सर ये covalent bonding है and simple molecular है. देखो bonding covalent है और simple molecular. ये मुझे कैसे पता चला था? उसके liquid होने से. लिक्विड क्लोराइड से मुझे पता चल गया था लिक्विड स्टेट आयनिक की तो हो नहीं सकती, तो आयनिक कंपाउंड और ना जाइंट मॉलिक्यूलर की हो सकती है. जाइंट मॉलिक्यूलर भी सॉलिड्स होते हैं. सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ऑल जाइंट मॉलिक्यूलर आर सॉलिड्स. सो द ओनली ऑप्शन दैट आई वाज लेफ्ट विद इज सिंपल मॉलिक्यूलर. ठीक है, और सिंपल मॉलिक्यूलर में तो पता है कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. सो वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करने के लिए देखो उसने कहा व्हेन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड तो इतने ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म. ठीक है, जरा इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा AgCl में, अच्छा पहले जरा देखें मैं क्या करके आ रहा हूँ. सबसे पहले मैं AgCl के मोल निकाल लेता हूँ. मास अपॉन एमआर AgCl का है 11.54 और इसका एमआर है 143.3. ये आप चेक कर लीजिएगा इसका एमआर. ठीक है, इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मोल आ जाएगा. ठीक है, किसके मोल्स हैं? ये मोल्स हैं सिल्वर क्लोराइड के. अब आगे जरा वर्किंग थोड़ी सी मैं टेक्निकली कर रहा हूं, इसको जरा ठीक से समझिएगा. सर अगर इतने मोल्स हैं 805 तो इसका मतलब ये सिल्वर क्लोराइड है ना, एक सिल्वर क्लोराइड में एक सिल्वर और एक क्लोराइड होता है. ऐसे ही है ना, एक सिल्वर क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक सिल्वर आयंस हैं और एक क्लोराइड आयन है. तो अगर 0.805 सिल्वर क्लोराइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा अभी अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले मैं आप लोगों को ये अभी बाद में आता हूँ इस पर. पहले मैं आपको जरा ये समझा दूं. तो अगर 0.805 सिल्वर क्लोराइड है तो 0.805 सिल्वर होंगे और 0.0805 क्लोराइड होंगे. ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक सिल्वर क्लोराइड में अगर एक सिल्वर क्लोराइड है उसमें एक सिल्वर है और एक क्लोराइड है. तो अगर 0.805 सिल्वर क्लोराइड है तो उसमें 1:1 के रेशियो में ही होंगे ना. तो 0.0805 सिल्वर और 0.0805 क्लोराइड. ये बात तुम सबको समझ में आई? अच्छा, अब सर ये सिल्वर क्लोराइड बना कैसे था? जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया था किसके साथ? इस Zn के साथ. ठीक है, अब जो क्लोराइड हैं सारे के सारे सर वो ये जो क्लोराइड हैं ये जो Cl हैं सिल्वर क्लोराइड में ये उस कंपाउंड से ही आ रहे हैं ना ZnCl से, ZClN से. क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में तो सिल्वर और नाइट्रेट है, क्लोराइड तो नहीं है. तो क्लोराइड कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो सिल्वर क्लोराइड के अंदर क्लोराइड हैं ये सारे के सारे जो क्लोराइड हैं उस कंपाउंड से आ रहे हैं ZClN से. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम ये कहेंगे कि जितने क्लोराइड के मोल्स सिल्वर क्लोराइड में हैं वो सारे के सारे मोल्स क्लोराइड के ZClN से आ रहे हैं. वो क्लोराइड की और तो कोई सोर्स ही नहीं है. सिल्वर नाइट्रेट में तो सिल्वर आयंस हैं, क्लोराइड आयंस तो है नहीं. ठीक है, सो कितने क्लोराइड आयन हुए ZClN में? ZClN में क्लोराइड आयन जो है वो 0.0805 हो गए. यहां तक सबको बात समझ में आ गई?
तो हमें क्लोराइड पता चल गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जी के मोल्स कितने लिखे हुए हैं, 0.02 मोल ऑफ जी। सो इसका मतलब है जी के मोल्स कितने हैं, 0.02। क्लोराइड कितने हैं इसमें, 0.08, राउंड ऑफ कर देना 0.08। तो इसका रेशो क्या हो गया, 1:4 का रेशो हो गया जी का और Cl का। तो 0.02 और 0.08 का 1:4 का रेशो है ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, इसका अंदर n की वैल्यू होगी 4। इसका मतलब है एक Z के साथ 4 क्लोराइड बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई। तो पहले मैंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड का मोल निकाले उसका मास यूज करके। फिर मैंने ये लगाया कि भाई जितने क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड में है ज़ाहिर है उतने क्लोराइड के मोल भी होंगे, क्योंकि एक सिल्वर क्लोराइड में एक क्लोराइड आयन होता है। तो अगर 0.0805 मेरे पास सिल्वर क्लोराइड आए तो उसमें क्लोराइड भी कितने होंगे, 0.0805। फिर मैंने कहा कि ये जो सारे क्लोराइड हैं सिल्वर क्लोराइड में, ये सारे के सारे ZClN से आए हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स क्लोराइड के AgCl में है वही नंबर ऑफ मोल्स क्लोराइड के ZClN में। तो वहां से मुझे क्लोराइड के मोल पता चल गए। जी के मोल मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने रेशो निकाल लिया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलें जी इसका जी पार्ट नाउ, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा है जी कि हमारे पास CH2Cl2 कैन बी prepared by reacting CH3Cl and Cl2 at room temperature. The reaction proceeds via several steps: initiation, propagation, final step जिसको हम termination भी कहते हैं। Give the name of the mechanism. बेटा इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद है ये बिल्कुल वही है एल्केन में जब एक एक H हटता जाता है, तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपको नजर भी आ रहा है ना फ्री रेडिकल बने हुए डॉट, ये फ्री रेडिकल होता है ना इनिशिएशन में। तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल। State the essential condition required for the initiation step, UV light या सनलाइट। तो आप UV लाइट ब्रैकेट में आप चाहें तो सनलाइट भी लिख सकते हैं। UV लाइट की प्रेजेंस में ये टूटता है और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। Give the electronic configuration of Cl dot। देखो बेटा Cl dot जो होता है ना वो बिल्कुल Cl एटम की तरह होता है। Cl dot is just like Cl atom। तो Cl atom इस तरह टूटता है। देखो असल में ये Cl dot पता है कैसे बनता है, जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटता है ना तो वो जो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है वो वापस मिल जाता है उनको। समझो ये बिल्कुल Cl एटम है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सॉरी 3p5। ठीक है, 3p5 समझ में आ गया। ये यहाँ पे 3p5। अब लास्ट जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखो। उसने कहा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप लेबल्ड इन प्रोपगेशन 2। अच्छा जरा देखते हैं। देखो प्रोपगेशन 2 में मैंने आप लोगों को बताया था जब प्रोपगेशन स्टेप होता है तो यहाँ पर इधर देखें आप, ये वाला जो है ना डॉट CH2Cl, ये Cl2 से एक क्लोरीन खींच के अपने साथ बॉन्ड बना लेता है यूं करके, इससे एक क्लोरीन पुल करता है और ये बन जाता है CH2Cl2 और एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता था डॉट Cl। याद है हमने प्रोपगेशन में पढ़ा था। तो बस ये आपका प्रोडक्ट है CH2Cl2 CH2, ये क्लोरीन आता है Cl2 एंड इसको मैं डॉट Cl। अच्छा डॉट Cl ऐसा सच प्रोडक्ट नहीं होता, मैं इसको इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ। प्रोडक्ट तो हमारा जो है वो बेसिकली CH2Cl2 है। ठीक है, वो फ्री रेडिकल जो होता है CH2Cl वो एक क्लोरीन को अपने साथ बॉन्ड करके CH2Cl2 बना लेता है और रिप्रोड्यूस कर देता है फ्री रेडिकल।
प्रोपगेशन के अंदर आपको याद होगा ये, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन द फाइनल स्टेप। अच्छा, अगला भी पढ़ लेते हैं। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड of the reaction of CH3Cl and Cl2 under the same conditions। देखो इधर सबसे पहले तो इसका जो लास्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। द फाइनल स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन के 2 स्टेप्स होते हैं और फिर टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हो गया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अच्छा, उसने कहा सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ अनदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द रिएक्शन ऑफ CH3Cl and Cl2 अंडर द सेम कंडीशंस। देखो भाई, इसके अंदर आपके पास, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूं इसके अंदर क्या हो सकता है। ये जो CH2, अच्छा इसका मतलब इसको हम कैसे, मैं आपको जरा समझाता हूँ। ये यूं है ना, CH2Cl और फिर CH2Cl, यानी इसका मतलब ये है कि ये यूं है ना, ये यूं करके देखो, CH2 एक Cl आके इधर लग गया और इधर लग गया। ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसका ये वाला जो टर्मिनेशन स्टेप होता है ना, ये वाला, इसके अंदर ये वाले 2 फ्री रेडिकल्स, देखो इन्होंने तो एक टर्मिनेशन स्टेप शो किया हुआ है, इसमें 3 टर्मिनेशन स्टेप्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था या तो 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके Cl2 बना लें, और एक और पॉसिबिलिटी भी है ना, ये 2 CH2Cl आपस में रिएक्ट करके, ये 2 CH2Cl आपस में रिएक्ट करके बना लें CH2Cl2। ये है दूसरा। उसने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, देखो आप कहेंगे सर उसने, आपने Cl2 क्यों नहीं लिखा, Cl2 भी तो बन सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, इसने कहा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक और हो सकता है, वो ये हो सकता है, ठीक है, CH2Cl, यानी ये दो आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना ले। क्योंकि टर्मिनेशन के अंदर मैंने आपसे कहा था जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर कि 2 CH2Cl आपस में मिलके CH2Cl ट्वाइस प्रोड्यूस करें। दिस क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ 23 मार्क क्वेश्चन। आप देखें कितना एक बड़ा सवाल है। इट्स अ 23 मार्क क्वेश्चन। चलो लेट्स हरी अप। ये इसमें टोटल क्वेश्चन जो है ना 4 हैं, तो बस जल्दी से इसका हम 2 सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सवाल रह गए हैं, इसको लेट्स हरी अप एंड डू देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि कंपाउंड्स P, Q and R all have been found in the atmosphere of Saturn moons। ठीक है जी, P, Q and R आपको दिए गए हैं। The equation for the complete combustion of P is shown। ठीक है। The enthalpy change of formation of carbon dioxide is this। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको दी हुई है। Calculate the enthalpy change of formation of। देखो यार ये आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है और आपको फॉर्मेशन इसकी निकालनी है। इसकी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट है, तो इसकी फॉर्मेशन 0 होगी। इसकी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट है, इसकी फॉर्मेशन भी 0 होगी। तो सिंपल, आपको रिएक्शन गिवन है, चाहे वो कंबशन है या कुछ भी है, रिएक्शन गिवन है, उसका डेल्टा एच गिवन है। एक की फॉर्मेशन गिवन है और एक की निकालनी है, बाकी 2 की फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल, मैं अपना टाइम सेव करूंगा, बजाय इसके मैं पूरा ऐसे साइकिल बनाऊं, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूंगा। मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि जब आपको फॉर्मेशन का डाटा गिवन हो और निकालना हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, और कर देते हैं। डेल्टा एच मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, पहले तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो,
प्रोडक्ट के अंदर देखो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, सब लोग गौर से देखो 4 मोल, तो 4 टाइम्स और कितनी गिवन है -384, 4 टाइम्स -384, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में माइनस रिएक्टेंट की तो मुझे निकालनी है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ C4 ये मुझे निकालनी है, और रिएक्शन डेल्टा एच भी मुझे गिवन है, यही तो मुझे निकालनी है, बस ये निकालनी है, और डेल्टा एच मुझे गिवन है 2036, ये डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में गिवन है। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो, उसको सब्जेक्ट बना लो, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्विंग तो मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपको इतनी आती है, ये आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा +500 किलो जूल। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला लगाना है आपने, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फॉर्मेशन प्रोडक्ट, कोई ऐसे साइकिल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं कहा ऐसे साइकिल बनाओ। बच्चे कहते हैं सर अगर हमने ऐसे साइकिल बना के सॉल्व कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है, मिल जाएंगे, अगर आप इनसे आंसर निकाले तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, और टाइम सेव करें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंप्लीट कंबशन ऑफ पी इज नाइट्रोजन गैस। अच्छा जी, एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन का, वो वजह होती है हाई एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड इसकी it's very unreactive, it requires very large amount of energy। असल में स्टार्ट ही मुश्किल से होता है ना रिएक्शन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, तो वो एनर्जी आप उसको दे ही नहीं पाते, मतलब दे नहीं पाते से मतलब बहुत मुश्किल से अचीव होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे अचीव होती है। चलो बी पार्ट, Q forms when HCN reacts with ethyne। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर इथाइन के रिएक्शन तो हमने पढ़े ही नहीं है। भाई आपने उसने आपको रिएक्टेंट भी बता दिए हैं और उसने आपको प्रोडक्ट भी बता दिया, देखो Q आपको गिवन है, ठीक है, उसने आपको ये भी बता दिया कि वो बनता कैसे है। तो यार देखो इतना आसान सवाल है कि आपको इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गिवन है, तो अपना ना दिमाग कभी कभार ऐसे एक्स्ट्रा मत चलाया करो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो इथाइन हमने पढ़ा ही नहीं, और भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इथाइन, HCN and Q are all weak Bronsted-Lowry acids। Explain what is meant by the term Bronsted-Lowry acid। देखो यार, कोई भी Bronsted-Lowry acid क्या होता है, अब प्रोटॉन या H+ डोनर, एक सेकंड नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, डोनर which dissociates partially। अच्छा, क्योंकि वीक है ना, तो वीक को भी डिस्क्राइब करना है, तो देखो पहले एसिड, Bronsted-Lowry एसिड का मतलब है जो H+ डोनेट करता है, वीक का मतलब है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, फुली नहीं होता, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट कह लो, पार्शियली आयनाइज कह लो, दोनों अलाउड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इथाइन, HCN and Q all contain triple bonds between two atoms। A triple bond consists of 1 sigma and 2 pi bonds। Draw a label diagram to show the formation of 1 pi bond। भाई इसको ठीक से समझ लेना, देखो पाई बॉन्ड कैसे शो करते हैं, मैंने अक्सर देखा तुम लोग इसका बहुत गड़बड़ करते हो। पाई बॉन्ड क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये दो अगर ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं, देखो ये बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट है ये बनाना। इसमें 2 न्यूक्लियस दिखाएंगे आप, और इसके ऊपर और इसके नीचे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका पाई बॉन्ड। देखो ये तुम बनाओ ना बनाओ डजंट मैटर, इसके मार्क्स नहीं, ये दिखाना होता है कि ये जो 2 न्यूक्लियस है तुम्हारे और जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो अबव एंड बिलो, ये दिखाना है। ओके, तो मैं बच्चों से कहता हूं कि ये आप दोनों ही बना दें तो कोई मसला नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ये बनाएं, द शेड इलेक्ट्रॉन्स आर अबव एंड बिलो, दिस इज साइडवेज ओवरलैप। खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट दिस इज योर की, ये है प्योर, इसके मार्क्स है, ये बनाना है तो लाजमी। ओके, अगर तुम सिर्फ ये बनाकर आ गए तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आपको ये दिखाना जरूरी है कि इनके ऊपर अबव एंड बिलो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी स्प्रेड हुई है। ओके, चलो आगे बढ़ो। P and Q can be detected in atmosphere by infrared spectroscopy। Identify 2 absorptions and the bonds that correspond to these absorptions that will appear in the infrared spectrum of P and Q। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि 2 absorptions and the bonds
responsible for these absorption that will appear in the infrared of both P and Q। अच्छा भाई, both P और Q में कॉमन क्या है पहले जाके देखते हैं, कौन से बॉन्ड्स कॉमन है। P में और Q में कार्बन नाइट्रोजन इधर भी है, कार्बन नाइट्रोजन इधर भी है, तो एक तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कॉमन है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये भी कॉमन है। ठीक है, ये दो कॉमन बॉन्ड्स हैं दोनों में। तो दो कॉमन बॉन्ड्स हैं, जाहिर है इसी वजह से तो दोनों का जो है ना वो आएगा। तो अच्छा देखो, अब पीरियोडिक टेबल इसमें जाके देखेंगे आप, पीरियोडिक टेबल में जाके आप देखें जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये इसकी रेंज आपको दी हुई है 2200 से लेके 2250, ठीक है। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छा देखो ये ना असल में 2021 का पेपर है, तो इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। हमारे पास जो पुरानी डाटा बुकलेट थी ना, उसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था। आई नीड टू शो यू दिस, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो आप है, मैं आपको असल में थोड़ा सा ये आप लोगों को जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये पुरानी जो डाटा बुकलेट थी ना, इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, ये था, देख रहे हो, ये 2150 से लेके 2250, और कार्बन ये जो नाइट्रोजन का था ये 22 से लेके 2250। तो अब जो 2021 का पेपर है तो उस वक्त ये डाटा बुकलेट यूज होती थी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं और नई डाटा बुकलेट यूज करते हैं तो मुझे वो कहते हैं सर इसके अंदर तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। हाँ, इन्होंने नए में से निकाल दिए है, इसका मतलब अब आपको ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। बहरहाल तो उस वक्त का सवाल है, तो उस वक्त ये था सिलेबस में, तो हम इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे एब्जॉर्प्शन बिटवीन 2150 टू 2250 CM माइनस बाय कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये जो CM माइनस है ना, देखो ये इसका यूनिट होता है, ये वेव नंबर का, ये इसका यूनिट है, देख रहे हो CM माइनस, ये वाला, ये इसका वेव नंबर का यूनिट, ओके। हम इसको यूं शो करते हैं, तो आप इसको यूं आंसर करेंगे, एन एब्जॉर्प्शन ऑफ बिटवीन 2200 से लेके 2250 CM माइनस बाय CM, मतलब दिस इज हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो डी पार्ट, द फ्लो चार्ट shows some reaction of R। अच्छा जी, R का रिएक्शन नंबर 1 है, इसमें डबल बॉन्ड टूटा है और एक एक वैलेंसी खाली। आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा यहाँ से और एक एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके आपने डाइल्यूट H2SO4 हीट अंडर रिफ्लक्स, रिएक्शन नंबर 2। बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो ये जो CN है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत एग्जामिनर फेवरेट किस्म का जो है ना वो रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने उसको हाइड्रोजन गैस के साथ किया तो ये ज़ाहिर है इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आके लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन, ठीक है। और ये अच्छा, ये इसका एक रिएक्शन है जिसका ये जो हाइड्रोजनेशन है ना, ये CN नाइट्राइल में। अच्छा, ये अब आपके सिलेबस में अमाइन, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जो है वो नाइट्राइल से टू अमाइन, आई थिंक ये अब सिलेबस में आपके है, एक रिएक्शन इसका आपका सिलेबस में। लेट मी जस्ट कंफर्म, नाइट्राइल से प्राइमरी अमाइन वाला हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, not this one, एक सेकंड, just let me confirm one thing। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोक्सी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्राइल ना केसीएन के साथ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल नहीं है ये आपके सिलेबस में। अब ये पहले था आपके सिलेबस में एक रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन नंबर 3 है ना, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये नए सिलेबस में चेंज हो गया। तो चलो जो नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन 1। रिएक्शन नंबर 1 तो खैर एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो हमें नजर ही आ रहा है, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें डबल बॉन्ड टूटा है और वो ऐड होते गए हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ S। बेटा जहां CN है बस आप वहां COH कर देंगे, दैट्स इट। इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
ये जो CN होता है ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको एसिड के साथ हीट करते हैं तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा हुआ है नेम टी, हाँ ये तो कर सकते हैं टी, इसके अंदर NH2 लगा है ना, या अमाइन है, तो नेमिंग तो आप कर सकते हैं। तो ये कितने हैं जी इसके अंदर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ना, तो 3 कार्बन वाला अमाइन है तो इसको प्रोपन 1 अमाइन या प्रोपन अमाइन भी आप लिख लेते हैं तो ठीक है। अच्छा, उसने कहा टी कैन बी फॉर्म बाय रिएक्शन, हाँ ये आपके सिलेबस में है, ये तो आप पढ़ सकते हैं। टी कैन बी फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन CH3 CH2 CH2 Br विद अमोनिया, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन, या आप हैलोजन एल्केन के अंदर जाके देखें, जो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखवाए थे उसमें सेकंड रिएक्शन है विद अमोनिया। देखो इसके अंदर इथेनॉलिक अमोनिया, इथेनॉलिक NH3 एंड हीटेड इन इसमें सील्ड कंटेनर होता है, सील्ड कंटेनर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो हैलोजन है वो हटता है और उसकी जगह जो है वो N आ जाता है, और उधर से देखो ये बस ये आपका जो N है ना, ये इसको, ये नाइट्रोजन इसको हटाता है और उधर से एक हाइड्रोजन निकलता है। आपको जरा मैं याद दिलाऊं ये किस तरह से था जरा। इधर से मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये इधर से एक H निकलता है और इधर से Br निकलता है, क्यों करके ये बना लेते हैं HBr और वो NH2 वहां जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इथेनॉलिक अमोनिया और हीट इन अ सील्ड, इसमें सील्ड है, इसमें रिफ्लक्स नहीं है। जब तुमने खाली हीट भी लिख दिया तो फिर भी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको हीट इन अ सील्ड कंटेनर लिखना पड़ेगा इसके अंदर, सील्ड कंटेनर इसकी कंडीशन है, ठीक है। चलो आई नो हम थोड़ा सा बेटा बियॉन्ड टाइम चले गए, लेकिन बस लास्ट क्वेश्चन है तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स फिनिश विद क्वेश्चन नंबर 4, हरी अप, आसान है, इतना को मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, हाइड्रोक्सी इथेनॉल been observed in dust clouds near the center of galaxy, ठीक है, हाइड्रोक्सी इथेनॉल हमें गिवन है, ओके। प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल्स लेवल x y and y in the diagram। देखो बेटा मैंने तुम्हें अक्सर कहा है कि इसके लोन पेयर आपको शो नहीं किए हुए, तो खैर इस केस में तो लोन पेयर की जरूरत नहीं है। x के अंदर देखो there are 4 bond pairs around central carbon, 4 bond pairs है ना, तो जब 4 bond pairs होते हैं सेंट्रल कार्बन के तो शेप होता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 10, अच्छा 109.5। और y के अंदर आप देखें ये अपना ट्रायगोनल प्लेनर है, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, हालांकि डबल बॉन्ड है लेकिन आपको याद होगा हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड। सो व्हेन देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम तो उसका होता है ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिकॉल। चलो जल्दी जल्दी पार्ट बी। हाइड्रोक्सी इथेनॉल reacts separately with 2,4-DNPH and with Tollens reagent. अच्छा, state what would you observe in the reaction with 2,4-DNPH and with अब जरा जाते हैं इधर, ये एल्डिहाइड है ना, ये यूं C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको पता है क्योंकि कार्बोनाइल है तो 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा और जाहिर है टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो कार्बोनाइल तो दोनों जाहिर है कार्बोनाइल तो 2,4-DNPH तो टेस्ट है ना कार्बोनाइल का, दोनों एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल का पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये, अच्छा सॉरी, तो इधर आ जाइए, तो ऑरेंज ब्रिक रेड नहीं सॉरी गलत, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ब्रिक रेड गलत है, ऑरेंज पीपीटी होगा। अच्छा, दूसरा सिल्वर मिरर ऑन द सभी ऑरेंज रेस्पिरेटर, सिल्वर मिरर या सिल्वर लेयर, मिरर और लेयर, सिल्वर लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टेट द रोल ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, सिंपल, ये तो आप लोगों को याद होगा, K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है। असल में K2Cr2O7 में Cr2O7 होता है। State and explain any other necessary conditions for the reaction to be successful. Heat under reflux with excess acidified, देखो इसमें क्यों है, इसके अंदर एक अल्कोहल ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है,
अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो तो या तो मैंने कहा था एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है और आपको हीट करना होता है उसको। अगर आपने एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया और हीट नहीं किया तो फिर ये प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एल्डिहाइड नहीं बनाना, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी। तो ये लिखा है इसका आंसर, हीट अंडर रिफ्लक्स विद excess acidified K2Cr2 for complete oxidation of alcohol and aldehyde group. ओके, इसमें कीवर्ड है एक्सेस और हीट। ठीक है जी, चले, ये लास्ट आपका पार्ट रह गया, फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोक्सी इथेनॉल कैन बी रिड्यूस्ड टू इथेन 1,2-diol as shown। अच्छा जी, एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया है। अब इसने क्या कहा है हमसे पहले पार्ट में, इसने कहा राइट द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन, रिप्रेजेंट H एटम फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तो हमें पता है, तो ये ठीक है लिख देते हैं। ये हो गया C2 CH2OH CHO। अच्छा, मैंने जानबूझ के इसको जरा यूं लिखा है। ठीक है, अल्कोहल और तो H के साथ किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2OH twice। यही है ना, ये CH2OH, ये भी CH2OH, ये यूं है ना, CH2OH twice। बैलेंस कर लें इसको, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आ जाए। ओके, ऊपर आपको सब कुछ तो गिवन है, नीचे बस आपको कॉपी करना है उसको। ठीक है बेटा, चलो, तो इधर भी आप समझ रहे हैं, ये CH2OH एंड CHO। एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना, CHO। मेरा पता था एल्डिहाइड हमेशा CHO लिखा जाता है, इसको COH मत लिख देना कदम की तरह। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, NaBH4 या LiLH4। याद कीजिए, जब मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखवाए थे, तो NaBH4 या LiLH4 दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है CH2OH2 can also forms when an alkene reacts with cold dilute acidified ions, name A। अच्छा बेटा, डायोल बनता है ना, तो अगर आपको याद होगा डबल बॉन्ड टूटता है और एक एक ये डबल बॉन्ड टूटता है और एक एक यहाँ पर OH आके लग जाता है यहाँ, तो फिर ये इथीन बना, क्योंकि 2 कार्बन का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो रिएक्टेंट भी 2 ही कार्बन वाला चाहिए होगा ना, बड़े यहाँ इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आके OH, या इधर ना यूं करके दिखा दे भाई, दोनों कार्बन पे OH आके लग जाएगा ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी OH लग जाएगा, इधर भी OH लग जाएगा, ऐसे ही है ना, इसमें भी OH। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया ये? चलो, that finishes us with this paper। ये आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मार्च 21, देखो ये एक रिलेटिवली आसान पेपर है। आप ऐसा पेपर, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग समझते हैं कि आसान पेपर है यार, ये तो कितने लकी हैं। समटाइम्स यू नो इट्स वेरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी ट्रिकी। जब आसान आ जाए ना, तो लोग इतना असल में इतनी आसान चीजों की तैयारी करके नहीं जाते, मुश्किल चीजें पढ़ के चले जाते हैं, आसान छोड़ के चले जाते हैं और वो वहां जाके फंस जाते हैं। वो कहते हैं सर हम ये चीजें तो हमने रिवाइज ही नहीं की और हमें क्या बताता ये ऐसी आ जाएंगी। तो which apparently looks like an easier paper may not always be easy in exams, but anyways ठीक है, ये आपका पेपर हो गया। इसकी मैं सॉल्व फाइल भी आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, उसको देख लीजिए। तो ये आज का हमारा काम जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो फिर कल की क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।